हिंदुस्तान की प्यारी जनता, अपने लंबे चुनावी सफर के बाद एक बार फिर से स्टूडियो लौट आई हूं। अब तक का 40 दिनों का ये सफर था। 7 अलग अलग राज्य हमारा जाना हुआ। 9,423 किलोमीटर का ये सफर अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है, लेकिन 22 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा जाना हुआ। मैं और न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम अब दफ्तर लौट आई है। हालांकि जैसा मैं बता रही हूँ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, यहाँ बड़े नेताओं से यहाँ की जनता की नब्ज अभी टटोलनी बाकी है, लेकिन आना हुआ हमारा स्टूडियो। अभी 5 चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण बाकी है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जनता के मन में क्या छुपा है, यही जानने की कोशिश इस सफर के दौरान थी। वो कौन सी बात जिसे आधार मानकर जनता ने वोट किया और वोट इस वक्त कर भी रही है। हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, न्यूज़ 18 इंडिया का माइक जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, तो जनता ने खुलकर अपने मुद्दे रखे, जिनमें विकास की बात हुई, महंगाई का भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी पर भी चर्चा हुई, परिवारवाद भी आया, राम मंदिर का भी चर्चा था, महिला सुरक्षा, आरक्षण, धर्म, ये सब जनता की जुबान पर रहे हैं। आप एक झलक देख लीजिए। क्या है मुद्दा यहाँ पर पटना साहिब? पटना का बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी ही ज्यादा मुद्दा है। हमारे सारे नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार पे बात नहीं होगी, महंगाई चरम सीमा पे है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? सिंपल सा है कि जो जॉब पर्सन है उनको अच्छी वैकेंसीज मिले। वेरी ट्रू। यस, महंगाई का आलम, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मोदी जी रहेंगे। किसी का मुद्दा विकास है, किसी का मुद्दा आपने देखा महंगाई है, किसी ने कहा बेरोजगारी है। जनता के मन में जो एक बात आपको इस वॉक्स पॉप में नजर नहीं आई या अलग अलग लोगों से बात की है, ये तो सिर्फ 3-4 चेहरे आपको नजर आए हैं, लेकिन लगातार जो जनता मुझसे संपर्क में थी या मुझसे बात कर रही थी या न्यूज़ 18 इंडिया के माइक पर अपनी बात रख रही थी, उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें किसका पलड़ा, किसका तराजू जो है वो भारी है। आपको आज मैं 21 अप्रैल 2024 का वो बयान याद दिलाती हूँ जो पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया था। पीएम ने क्या दावा किया था कि विपक्ष जो है, यानी मनमोहन सिंह की याद दिलाते हुए कि वो अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जो घुसपैठिए हैं। अब मैं जो जोड़ डाल रही हूं उसको आप मुसलमान से मत जोड़िएगा, क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री सफाई दे चुके हैं। बहरहाल, उन्होंने कहा कि इनमें आपकी संपत्ति बांट देगा विपक्ष। पहले वो बयान आप सुनिए, फिर मैं आगे की बात करती हूँ। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? पीएम के बयान पर खूब हिंदू मुसलमान हुआ। जब हंगामा एक बयान पर हुआ तो सवाल तो बनता था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बयान पर सवाल करने वाले हम वो वाहिद चैनल थे और पहले चैनल थे। बिना किसी लाग लपेट के उनसे पूछा कि इस बयान के माने क्या है, उन्होंने ये क्यों कहा, उनको ये जरूरत क्यों आन पड़ी। पीएम ने उस पर क्या जवाब दिया, वो आपको सुनना चाहिए। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब 11 बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। अब सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान कौन करता है?
चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहां से आ जाता है। आपको एक बयान सुनवाती हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी कल यानी 22 मई को हुई पश्चिम बंगाल की झारग्राम की रैली में भी किया। आपको माफ कीजिएगा 20 मई। आपको मैं वो बयान सुनाती हूं और वो वीडियो दिखाती हूं। प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। ये जो ऊपर आपने टॉप बैंड देखा है कि शहजादे खुद बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो का हिस्सा है जो आपने सुना है। अब कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत गौर से और ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मेरा सवाल आम जनता से है, किसने किया हिंदू मुसलमान? क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान की जो बकायदा लिखित संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 15(1) जो है वो क्या कहता है, उसकी प्रति में लेकर बैठी हूं। ये भाग 3 है, इसका मूल अधिकार में आप आ जाइए 15वें नंबर पर। इसमें लिखा है धर्म, और ये जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो एकदम बगल ही में संविधान में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धर्म क्या हुआ? अच्छा, इसमें ओबीसी बाद में 1990 में ऐड कर दिया गया, लेकिन इसी का एक अंश और पढ़वा देती हूं मैं, क्योंकि जाति को लेकर हो सकता है आपके मन में कोई सवाल आ गया हो। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहीं पर इस बात का जिक्र हो गया है, क्लियरली कह दिया गया है। यानी धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्लियरली ये बात कह चुके हैं। और फिर भाग 3 के अनुच्छेद 16A में क्या लिखा गया है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी या समता होगी। इन लाइनों का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? संविधान धर्म के आधार पर किसी को विशेष नहीं मानता है। SC, ST और 1990 में जो अति पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके आरक्षण की व्यवस्था जरूर संविधान में हो गई, लेकिन उसका आधार क्या था? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, धार्मिक नहीं। अब आपसे यानी वोटर और जनता से मेरा सीधा प्रश्न है कि जनता को धर्म में कौन बांट रहा है? वो जो मुसलमान को आरक्षण देने का वादा कर रहा है, या वो जो मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा करने वाले को एक्सपोज कर रहा है? संविधान के परे वादे जो कर रहा है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, या
करने वाले को जो एक्सपोज कर रहा है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। आज की डिबेट और डिबेट में जो बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है आपके सामने रख रही हूं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये चुनाव का धर्म काटा है और सवाल सीधा है, धर्म में किसने बांटा है। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी और सांसद भी। अनुराग भदौरिया जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की बात को किसी लाग लपेट के बगैर सामने रखते हैं, पक्ष रखते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं तूतू मैमे के बजाय एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ और इसीलिए सुधांशु जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ। बार बार आप पर आरोप लगता है, जिस दिन इंटरव्यू लिया मैंने उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात का जिक्र किया और फिर से विपक्ष हमलावर हुआ कि देखिए कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, कहा था हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा और अगली ही रैली में उन्होंने मुसलमानों का जिक्र कर दिया। मेरा सवाल यह है कि असल में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? सुधांशु जी। एक्चुअली में समस्या यह है कि विपक्ष हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, वो केवल कट्टरपंथी मुसलमान कर रहा है। हम हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से देख रहे हैं, यही मुख्य समस्या है। बहुत स्पष्ट जो अभी आपने कई संविधान के प्रसंगों का और अनुच्छेद का उल्लेख किया रूबिका जी, मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। संविधान सभा की प्रोसीडिंग में बहुत स्पष्ट रूप से बात आई थी कि धर्म के आधार पर भारत में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जब उस विषय की बैठक हुई तो उसमें यह साफ किया गया कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा होगा। फिर भी किसी को समस्या है तो मैं उससे कहना चाहता हूं, अभी जाइए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट को पढ़ लीजिए। 28 अगस्त 1947 को यह विषय मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने उठाया कि मुसलमानों की अलग पहचान, उनके लिए अलग व्यवस्था और अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, जिस पर सरदार पटेल ने बहुत नाराजगी देते हुए कहा। एक बात और कह रहा हूं, जो सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कोलकाता में भी बोला था, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था और मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब कृपया अलग पहचान, अलग स्थान और अलग चुनाव की बात मत करिए, ये बात करिए कि देश के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और वो बात रिजेक्ट हुई। तो ये संविधान सभा का हिस्सा था और उसके बावजूद अब आपके आज के चुनाव पे आ जाइए 2024 में, ये अचानक कर्नाटक में मुसलमानों को सारे आरक्षण देने का विषय कौन लाया? हम लाए कि कांग्रेस पार्टी लाई, इंडी गठबंधन लाया? लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया कि हम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं पूरा का पूरा, या हमने बोला या उन्होंने बोला? 2009 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि दक्षिणी राज्यों में हमने दिया है और हम इसको राष्ट्रीय स्तर पे देना चाहेंगे, ये हमने नहीं कहा। ये राहुल गांधी जी का जो वीडियो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं इससे पहले की भी बातें बता रहा हूं। जून 2006 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बाकायदा ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में है कि 15% जो आउटले है फाइनेंशियल वो हम अल्पसंख्यकों के लिए रखना चाहेंगे। तो इसलिए वास्तविकता यह है कि हिंदू मुसलमान ये करते हैं वास्तविकता में, और वोट जिहाद की बात ये करते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी हो या इंडी तहसीन पूनावाला, आप जवाब दीजिए। हकीकत यथार्थ के मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, बिल्कुल इधर उधर नहीं किया है। कौन ये मुद्दा लेकर आया कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे? तो पीएम ने तो नहीं कहा कि हम हिंदुओं को आरक्षण देंगे कि मुसलमान को देंगे। रविका जी, थैंक यू, आपके शो में शिरकत करने का मुझे दोबारा से मौका मिला। 2 या 3 चीज मैं बता देता हूँ। कर्नाटका में 3.5% रिजर्वेशन है ओबीसी बैकवर्डनेस के ऊपर मुसलमानों के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 4% है। अच्छा, आपको बता दो, कर्नाटका में जो 3.5% है, 10 साल तक भाजपा की सरकार थी, येदियुरप्पा जी और येदियुरप्पा बोम्मई जी की सरकार। एंड में उन्होंने हटाने की कोशिश की, कोर्ट ने उस पर लगाम लगा दी, वो हुआ नहीं। गुजरात में जैसे माननीय प्रधानमंत्री आते, जहां पर उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया आपके टफ क्वेश्चंस पे, फिर मुड़ गए, वहां पे 4.5% सिर्फ मुसलमानों के लिए, 4.5%, सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर। तो ये करे तो चमत्कार, कोई और बोले या बात करे तो गुनहगार। दूसरी बात, सुधांशु जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने बजट एलोकेशन की जो कल्पना थी 15%, उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी कमेटी ने, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल रखा था 2006 में, बिल्कुल सही कहा। दस्तावेज मेरे पास भी है 2016 के, दिख नहीं रहे कैमरा के अंदर, 2016 के दस्तावेज मेरे पास भी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। 2016 में शायद रूबिका जी
माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2016 के, 22 के, 23 के। क्या है आउटले 15% हमें प्रयत्न करना चाहिए, वही शब्दों का प्रयोग है। अब वो ब्यूरोक्रेट्स को शायद सुधांशु जी देख ले, वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं निकाला होगा, यही शब्दों का प्रयोग है। मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपको। सवाल ये है कि क्यों हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करना, 11 साल 12 साल पुराना राहुल गांधी का कोई वीडियो निकालना, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास आज में वर्तमान में बात करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मच्छी मंगलसूत्र मुसलमान, मच्छी मंगलसूत्र मुसलमान। अब मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं रूबिका जी, अगले डिबेट में आपके आज से 2 दिन बाद दाऊद इब्राहिम आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा। इनके पास कुछ नहीं है। ये जैसे 5वां चुनाव 25 मई को खत्म होगा, देख रहे पूरी तरह से हार रहे। हाँ। औरंगजेब को भी ले आएंगे, दाऊद इब्राहिम को भी लेंगे। इनके पास कुछ नहीं है। वरना आप सोचिए, जिस व्यक्ति को, माननीय प्रधानमंत्री को इस मुल्क ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, इस तरह के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पर वो सुधांशु जी तो आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि ये मुद्दा कौन लाया? हम तो नहीं लाए। मुसलमानों को आरक्षण वाला मुद्दा कोई उठा के थोड़ी लाए, वो तो आप लोग लेकर आए। और आप लोग क्यों झूठ बोल देते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है? केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कैटेगरी 1 और 2A में मुसलमानों की 36 जातियों को आरक्षण है। जातियों को, 36 जातियों को। इट इज नॉट मुसलमान पर से। तहसीन पुनावाला, बैकवर्डनेस तो राहुल गांधी भी वही कर रहा है। लेकिन एक मिनट, ये 2022, अरे वो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे? वो जातियों की बात कर रहे हैं ना। जब पहले से इन जातियों को आरक्षण है तो क्यों बात करनी है उसकी? क्यों लालू प्रसाद यादव को जिक्र करना है मुसलमानों को आरक्षण देंगे? आपने इस्तेमाल क्यों किया? आप वोट बैंक को साध रहे थे ना। आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 2022, considering the complexity of the program and its wide reach, wherever possible, ministries, department concerned will earmark 15% of physical targets and financial outlays for minorities. प्रधानमंत्री क्यों इस तरह माइनॉरिटीज क्या करते हैं? मतलब कुछ आईक्यू लेवल है कि नहीं है? तहसीन कैसी बातें कर रहे हैं? 2006 में लिखा हुआ था माइनॉरिटीज में सिख आते, मुसलमान आते, क्रिश्चियन आते। वही 2006 में लिखा था, वही 2015 में लिखा हुआ है। ओके सुधांशु जी जवाब दीजिए, 30 सेकंड सर, संक्षेप। तहसीन भाई, आपने कहा माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, वो आते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कभी गैर मुस्लिम को बनाया हो? जवाब देके जाइएगा। उत्तर प्रदेश में कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन गैर मुस्लिम को बनाया हो? अपनी पार्टी का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन कभी गैर मुस्लिम को बनाया हो? हम जवाब देते हैं, हमने सिख को बनाया अटल जी के समय में भी और मोदी जी के समय में भी। हमने क्रिश्चियन को बनाया जिस समय यूपी में हमारी सरकार थी। हमने माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन अपने यहां जैन को भी बनाया। और आपसे पूछता हूं, जवाब देके जाइएगा, आपका माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होता है। इसीलिए बहुत सारी बातें शब्दों के आड़ में छुपाई नहीं जा सकती। तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपाया जा सकता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब से माइनॉरिटी कमीशन बनाए, एक उदाहरण देके बताइएगा, जब कांग्रेस ने किसी गैर मुस्लिम को बनाया हो। अभी आपने मुस्लिम अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक और बात कही, एक लाइन और कह दूं, ठीक है रूबिका जी, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि माइनॉरिटीज के खान पान का हम ध्यान रखेंगे और रखरखाव पहनावे का। तो ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन तो आपने किया, पर एक माइनॉरिटी सिख भी तो है जो कहती है झटके का ही मीट खाना चाहिए। झटका सर्टिफिकेशन किया। माइनॉरिटी जैन भी तो है जो कहती है प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन किया? नहीं किया। तो सबको पता है। ओके सुधांशु जी, एक सेकंड रुकिए। देखिए अनुराग भदौरिया भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया इनफैक्ट आउटडोर हमारे साथ वहाँ बाहर से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं बेहद गर्मी है। अनुराग जी, सीधा सवाल आज की तारीख में यही है कि आप लोग मुद्दे उठाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पर कि प्रधान तो कह रहे हैं मैं तो एक्सपोज कर रहा हूँ आप लोगों को। अंदर अंदर वैसे की जनता हंस रही होगी। निकल गया चुनाव का, निकलने में उनको हार दिखाई देने लगी। तो हिंदू मुसलमान कौन करता है? किसी से छुपा हुआ है क्या? किसी भी व्यक्ति से, देश से पूछ लीजिए, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई दूसरे मुद्दे ही नहीं होते। आप देखिए लास्ट 15 दिनों से डिबेट किस पे हो रही है? आप क्यों नहीं डिबेट विकास पे करते? जो हम तो विकास सारा दिन चिल्लाते हैं, हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या सारा दिन चिल्लाते हैं। क्यों नहीं विकास किया? उस बात को आप क्यों नहीं रूबिका जी पकड़ते? आप तो नहीं पकड़ते ना। आप 11 साल पुराना एक वीडियो तो लेके आएंगे और यहाँ 11 दिन पुराना हम लोग सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा मित्र परेशान है, यहाँ पे जो हमारे जो छात्र हैं उनका पर्चा लीक हो रहा है, वो नहीं पकड़ पाते आप। वो उसको पकड़ने में दिक्कत, महंगाई से लोगों की कमर टीट की, वो नहीं पकड़ पाएंगे। कमाल की बात है भाई।
ये हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कुछ भी कर ले, बीजेपी की हार तय है। बीजेपी ने ये अपना नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की है। सारी डिबेट देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम पे आ गई। क्यों आ गई? क्यों आज करना पड़ रहा है यहाँ देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान की राजनीति? मत करो ना आप, कह दो मैं नहीं करूंगा, मैं एकदम नहीं करूंगा। अगर विपक्ष बोलेगा तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमें हिंदुस्तान को एक बना के रखना है। विपक्ष कुछ भी बोले मैं नहीं सुनूंगा, तब तो नहीं बोले। क्यों नहीं बोला है? उन्होंने कहा है कि मैं पब्लिक ने कहा है तो डिबेट क्यों कर? से अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, विकास पे डिबेट करूंगी, मैं रोजगार पे करूंगी, मैं महंगाई पे करूंगी, ये विकास मैं महिला नहीं है समस्या पे क्या? करूंगी, ये विकास मैं नहीं है किसान पे करूंगी, मैं आम आदमी की थाली पे रिसोर्सेज करूंगी, नहीं करूंगा रिसोर्सेज पर बंटवारे को लेकर मुस्लिम का कार्ड ऑफकोर्स करूंगी, और इसलिए करूंगी क्योंकि आप लोग अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो है आप चाह रहे हैं कि किसी एक धर्म पर, मैं तो उस धर्म से आती हूँ मालिक, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ उस बात को, लेकिन आप बेवकूफ बना रहे हैं ना। चैलेंज करता हूँ छात्र की समस्या पे चर्चा ऐसे ऐसे कर लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। चर्चा करेंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, याद रखिएगा सुधांशु जी। हम डंके की चोट पे कह रहे डंके की चोट पर विकास पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग कर नहीं पाएंगे, समाज के मुद्दों पर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा आप जवाब ले लीजिए, विकास पर चैलेंज लगातार ये चर्चा आप क्यों बीच में बोल नहीं पता? रुपया जी आपको बीजेपी के बचाव के लिए मेरे बीच में लगातार बोली है, ज्यादा एक्सपोज हुए। इत्मीनान धरिए, आप मेरे बीच में क्यों बोली? रुपया जी मुझे पूरा बोलने के बाद आपके उसके बाद देखती है रुपया जी आपको भी। मैं बोला हूँ आप चुप नहीं हुए, एक सेकंड मेरे पीछे आप किया है, खत्म करने के बाद आप बोले। ये शर्म की बात आपके लिए भी और पत्रकारिता के लिए शर्म की बात है कि अगर विपक्ष का नेता बोल रहा है आप लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। ओके सुधांशु जी बात रखिए। भदौरिया जी की बात का शब्दशः जवाब देता हूं कि हिंदू मुसलमान कौन लाता है। 2022 का यूपी का चुनाव था, उसमें जिन्ना का विषय कौन लाया था, अखिलेश यादव या हम? तालिबान मेरे दिल में है, ये किसने कहा था? आपके सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क या हम? ये बताइए, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमान 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, ये किसने कहा था? एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद या हम? आज वोट जिहाद की बात किसने कही? फर्रुखाबाद में आपकी सांसद प्रत्याशी या हम? और सुनिए, अभी इनको एक के बाद एक बात जवाब देते हैं ना, ये हिंदू मुसलमान जो बोलने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि अरे भाई आपको याद दिला दे रहा हूं, मुर्गा मंगलसूत्र कौन लेके आया इस देश के अंदर? मैं डिबेट में प्रोफेसर राम गोपाल ने अभी कहा राम मंदिर बेकार है, उन्हें कहना चाहिए था इस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, हम विकास पे बात करेंगे। कौन लाया, आप या हम? ये बताइए। अरे मुद्दे की बात सुनिए, प्रोफेसर राम गोपाल के आपकी बात कोट कर रहा हूं, आए बाएं मत करिए, चीखने चिल्लाने का बेहुदा आदमी के पास कोई बात नहीं रहती है, सिर्फ आके हिलना डुलना। और मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए भारत में हिलना डुलना नहीं, क्योंकि मेरे बीच में रूबिका जी बोलती है, मेरी मजबूरी होती है, क्या करें? आपके साथ एंकर है, आपके साथ टीवी चैनल। अरे तो मेरी बात आप सुनते जाओ मेरे भाई, चुनाव हो रहा है भारत में, बांग्लादेश के अखबार में मजबूरी है, मुझे चिल्लाना पड़ता है क्योंकि मोदी है मेरे बीच में। बांग्लादेश में चुनाव नहीं हो रहा है, ये मीडिया खड़ा हो गया, सत्ता चुनाव हो रहा है, और उसके बाद सत्ता के साथ मीडिया खड़ा हो गया। ये शर्म की बात है। दोनों को रोकिए। सुधांशु जी एक सेकंड, मीडिया तो कमजोर। अनुराग जी एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग जी एक सेकंड रुकिए जी, आप मेरे बीच में अनुराग जी एक सेकंड रुकिए, मैं लगातार नहीं बोली हूँ भाई, मैं आपको रिवाइंड करके दिखवा देती हूँ। अच्छा खासा आपने ओपनिंग रिमार्क बोला है, ओपनिंग रिमार्क दिया है, उसके बाद मैंने काउंटर किया है। मैं आपके दबाव में नहीं आऊंगी सर, मैं नहीं आऊंगी दबाव में, बिल्कुल गलत बात है। लास्ट में मैंने किया है, लास्ट में पूरी बात बोलने के बाद मैंने किया है। मैं आपके दबाव में नहीं आऊंगी, क्या बढ़िया। अब मैं आपको मौका दूंगी, अब मैं मौका दूंगी, रुक जाइए। बीजेपी वाला बोलता है तो आप एकदम शांत हो जाती है, तो बीजेपी वाला इतना बोर कर देते हैं आप लोग, इतना पुराना, एक तो कुछ नया भी नहीं है आपके पास। अब मैं इनको फैक्ट बता देता हूँ, विकास की बात पे एक लाइन कह दो, विकास की बात तो बात प्लीज रुकिए, मैं आपको मौका दूंगी। अनइंटरप्टेड 1 मिनट कितनी है? आई विल गिव यू सर। हाँ सुनिए अनुराग जी, अनइंटरप्टेड 1 मिनट मैं 1 मिनट दूंगी आपको, बस रुक जाइए आप। आई रिक्वेस्ट यू, आवाज नहीं आ रही है मुझ पर, आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, रुक जाइए अभी। हाँ सुधांशु जी, अब मैं 30 सेकंड बोल लूं? जी विकास की दर इस समय अभी आईएमएफ और मूडीज ने पिछले ही हफ्ते में बढ़ाई है हमारी 7.2% के साथ वर्ल्ड में हम नंबर 1 के ऊपर है। महंगाई की दर 5% है, 2018 के बाद सबसे कम है। चुनौती से कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइएगा इंडी गठबंधन के शासनकाल में कांग्रेस में जहां 5% से कम रही हो। और मैं दर्शकों से कहता हूं, ये लोग जो झूठ फैलाते हैं इनसे जाके पूछिए, जब हमारी सरकार आई तब डीजल कितना था? 52 रुपए का। आज कितना है? 87 रुपए का। तो कितना बढ़ा? 69%।
जब हमारी सरकार गई थी अटल जी की, तब डीजल कितना था? 22 रुपए का, और 2014 में 52 रुपए। कितना बढ़ा? 220%। मोदी जी की सरकार में बढ़ा 60%। अब बताइए पेट्रोल कितना था? 32 रुपए जब अटल जी की सरकार ने छोड़ा था। और जब इन्होंने छोड़ा तो 67 रुपए का, 210%। अब है 97 रुपए, 60%। किसके जमाने में हुआ? और सुनिए, गैस, कुकिंग गैस कितनी थी? 238 रुपए अटल जी के समय में। इनके टाइम में 1241 रुपए, आज है 1000 कुछ रुपए। बोलिए, और चुनौती से बोलता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर सकता है, झूठ का या के सिर्फ हिलने डुलने लगता है आदमी, और कुछ नहीं करता। ओके अनुराग जी, अब 1 मिनट बात रख लीजिए। प्रभु, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ देखिए, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूँ, एक आदमी जब अपना दूध खरीदने जाता है 35 रुपए का लीटर, 70 रुपए लीटर हो गया है, वो पूछता है क्या महंगाई दर क्या है? पूछता है क्या उससे कहता है 70 रुपए दो और 1 लीटर दूध ले जाओ। जब वो पेट्रोल डीजल खरीदने जाता है तो पूछता है क्या? कहता है पहले 60-65 रुपए मिलती थी जब जब यहाँ यूपीए की सरकार थी, आपके समय 100 पार कर गया है। और आप उससे पूछेगा क्या महंगाई दर क्या है? ये बताइए मुझसे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ। जब मार्केट में जाता है एक महिला या घर का व्यक्ति कोई 500 का नोट लेके जाता है दाल खरीदने, तो 60 रुपए की दाल 200 रुपए किलो बिकती है, तो महंगाई दर पूछता है क्या? शर्म नहीं आती आपको सब बोलते हुए? ये डाटा देते हुए जरा दिल में आपके तकलीफ नहीं होती कि आप जनता के साथ मजाक कर रहे हैं कि महंगाई दर गिना के जाएगा, चुनौती देता हूं? अरे चुनौती तो जनता ने आपको दी है। क्या आपने जनता के साथ अन्याय किया है? जनता चुनौती से आपको हरा रही है। 4 जून को आपको पता चलेगा, जब आपको चारों खाने चित कर देगी जनता, क्योंकि जनता के साथ सिर्फ अन्याय करते हैं आप। जनता के साथ आप मुद्दे भटकाने की बात करते हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत आप गिना रहे हो यहाँ पे? पूछ के देखो जो लोग डीजल पेट्रोल भराते हैं। भाई आप तो एमपी बन चुके हैं, राज्यसभा के सांसद, आपको तो दिक्कत है नहीं भैया। आपको क्या डीजल पेट्रोल, सब आपकी व्यवस्था सारी टनाटन है। आप गरीब से तो पूछे कम से कम कि कैसे जीता है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, उनके नेताओं के पास सब कुछ है। जवाब दीजिएगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ यहाँ पर है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। हर्षवर्धन जी, सुन रहे हैं आपने, दोनों को सुन लिया। हिंदू मुसलमान अगर होगा तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगेगा। अगर ग्राउंड पर भले ही कोई और कर रहा हो, कोई और वादा कर रहा हो कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम आएंगे तो मुसलमानों का रिसोर्सेस में पहला हक होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है। देखिए रूबिका जी, आप 9-10 हजार किलोमीटर की यात्रा करके आ गई हैं, तो ज़मीन की बहुत ज़्यादा समझ आपको है और लगातार आप घूम रही हैं, तो आपकी रिपोर्ट्स में भी दिखता है। लेकिन 75 वर्ष हो गए देश की स्वतंत्रता को, और ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी नेताओं से लेकर हम सबको, मीडिया के लोगों को आज आरक्षण पर बहस करनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर समझ ले तो शायद डिबेट थोड़ा पर्सपेक्टिव में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में जो सरकारें थी, उन्होंने न्याय की समानता के सिद्धांत को दरकिनार कर दिया। उन्होंने देश के नागरिकों को जो उनको मिलना चाहिए था सरकारी योजनाओं के जरिए, वो नहीं दिया। इसीलिए देश का एक और बड़ा हिस्सा जो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति, उसके बाद जो पिछड़ी जातियां ओबीसी में देखी गई, वो हर कोई पिछड़ता चला गया। आप सोचिए कि जिन मुसलमानों को समय समय पर कैसे सहलाने की कोशिश की गई। 2007 में राहुल गांधी को याद आता है, बाबरी ढांचा 92 में गिरा था। 2007 में उनको याद आता है, वो कहते हैं कि मेरी माँ से मेरे पापा ने कहा कि अगर मैं होता तो खड़ा हो जाता, बाबरी गिरने नहीं देता। ये कम्युनल पॉलिटिक्स है, सेकुलर पॉलिटिक्स है, या क्या है? यही राहुल गांधी, अब 2012 का उनका वीडियो आ गया, जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला था, वो सामने आ गया। अभी जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, तुरंत की बात करते हैं, पीछे नहीं जाते हैं, उसमें बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ रही है एक पार्टी को। आप जरा सोचिए, एंटी मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम इस देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकारों ने अपने काम से बेईमानी की। जो राजीव गांधी ने 1985 में काला हांडी में कहा था, बावजूद इसके उंगली जो है सामने की तरफ होगी, वही हुआ। और ये तहसीन, सुधांशु जी, अनुराग जी, हर्षवर्धन जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे यहीं इस डिबेट को रोकना होगा, लेकिन जनता के सामने आपके तमाम जो दलीलें थी वो भी हैं, जो दावे आप लोगों की तरफ से हो रही वो भी है। 4 जून जिसका दम आप भी भर रहे हैं और बीजेपी, सब कुछ सामने आ ही जाएगा ना। और इलेक्शन मतलब, चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया, दर्शकों को बता रही हूँ, याद रखिएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।